बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 1 जून का आगाज़ हो गया हफ्ते के दिन का। एक डेवलपमेंट हुई है शहर इक़्तिदार से और एक डेवलपमेंट हुई है लाहौर हाई कोर्ट से। देखें, शहर इक़्तिदार की डेवलपमेंट पे आने से पहले लाहौर की बात कर लेते हैं, क्योंकि लाहौर वाली डेवलपमेंट तो 3 दिन पुरानी है, 2-3 दिन पुरानी है। 28 मई को इस लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला सुनाना था जस्टिस शाहिद करीम साहब ने। जब आपको याद ही होगा कि 28 मई की अचानक छुट्टी कर दी गई थी, क्योंकि 28 मई को साइफ़र केस का फ़ैसला अदालत ने महफूज करना था, सुनाना था। और 28 मई को ही इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत थी, जो इमरान खान साहब पर नए केसेस बनाए जा रहे थे, जो नैब के उसके हवाले से जो नोटिस था उसको चैलेंज पीटीआई ने किया हुआ था, तहरीक इमरान खान साहब ने किया हुआ था, वो समाअत थी। और लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला सुनाना था जो ट्रिब्यूनल्स के हवाले से, कि ट्रिब्यूनल बनाना किसका इख्तियार है। चीफ जस्टिस जो मुतलका हाई कोर्ट के हैं वो ट्रिब्यूनल के लिए जजेस के नाम देंगे, या इलेक्शन कमीशन को पूरा पैनल भेजेंगे और इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगा। 28 मई को छुट्टी की गई, साइफर केस डिले हो गया, अब वो मंडे तक चला गया है, यानी परसों तक चला गया है, 3 जून तक। और साथ ही जो ट्रिब्यूनल्स वाला मामला था उसमें एक सदारती ऑर्डिनेंस जारी कर दिया गया, जिसमें कहा गया कि अब रिटायर्ड जजेस को लगाया जा सकता है, और रिटायर्ड जजेस को लगाने के लिए मुतलका चीफ जस्टिस से मशावरे की ज़रूरत नहीं है, रिटायर्ड जजेस को लगाया जाएगा। और फिर ये किया जाएगा कि जो मौजूदा केसेस चल रहे हैं ट्रिब्यूनल्स के पास, वो ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे रिटायर्ड जजेस के पास, या इलेक्शन कमीशन के पास प्रोविजन है, उनके पास एक सेक्शन में ये इख्तियार है। तो लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला महफूज किया हुआ था वो सलमान अकरम राजा साहब की एप्लीकेशन थी, दरख्वास्त थी, पटिशन थी, और उस पर दलाइल दिए थे समीर खोसा साहब ने। समीर खोसा साहब ने बहुत ज़बरदस्त दलाइल दिए थे। समीर खोसा यंग वकील हैं, बड़े लायक वकील हैं, और वो टू द पॉइंट दलाइल देते हैं और ज़बरदस्त तैयारी के साथ पेश होते हैं। तो समीर खोसा साहब ने वहाँ जो दलाइल दी, अदालत कन्विंस हो गई, और उसमें समीर खोसा साहब ने यही कहा था कि देखें, ये अदालती एक जो अदालत के दायरे अख्तियार में मुदाखलत है। और दूसरी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन तो खुद फ्रीक है, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाए, आरओज जो है ब्यूरोक्रेसी से इलेक्शन कमीशन ने सेलेक्ट किए। अब उन आरओज और इलेक्शन कमीशन की मिली भगत से जो धांधली हुई, जिस तरह से मैंडेट चोरी किया गया, उन्हीं के खिलाफ केस है। और इलेक्शन कमीशन कहता है कि हम खुद फैसला करेंगे कि हमारे खिलाफ केस जो है वो किस जज को सुनना है। तो क्योंकि हुआ ये था कि अमीर भट्टी साहब ने 2 नाम भेजे थे ट्रिब्यूनल के लिए, 2 जजेस के, वो नोटिफाई कर दिए थे इलेक्शन कमीशन ने। उसके बाद जब जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब चीफ जस्टिस बने, तो उन्होंने आने के बाद 7 मजीद जजेस के नाम भेजे और कहा कि इनको भी नोटिफाई करें बतौर ट्रिब्यूनल। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने रेजिस्ट किया, इलेक्शन कमीशन ने इनकार कर दिया, और इलेक्शन कमीशन ने कहा 4 अप्रैल से मामला पेंडिंग है। इलेक्शन कमीशन ने ये कहा कि जनाब आप पूरा पैनल भेजेंगे जजेस का, उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे। तो उस पर उन्होंने कहा कि ये कैसे हो सकता है। खैर, ये मामला ले गए सलमान अकरम राजा साहब जो है वो अपने वकील समीर खोसा साहब के जरिए लाहौर हाई कोर्ट में। शाहिद करीम साहब के पास केस लगा, फैसला महफूज हुआ, और शाहिद करीम साहब ने ये फैसला सुनाया है 29 मई को। अब ये फैसला सुनाया गया है, जिसमें उन्होंने 1 हफ्ते का वक्त दिया कि 1 हफ्ते में इनको नोटिफाई किया जाए, ये जो ट्रिब्यूनल्स हैं, और इनके पास ही केस जो है वो फिक्स किए जाएँ। और उन्होंने कहा ये चीफ जस्टिस का इख्तियार है कि वो किस जज को बतौर ट्रिब्यूनल जो है वो नामजद करते हैं, किस को बतौर ट्रिब्यूनल लगाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर ये अब इसको भी खैर चैलेंज कर दिया गया है, जो सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया गया कि रिटायर्ड जजेस को लगाया जा सकता है, और रिटायर्ड जजेस को लगाने के लिए मुशावरत भी नहीं चाहिए, इसको देखना होगा। लेकिन मेरी जो समीर खोसा साहब से बात हुई है, उनके मुताबिक इस फैसले की राह में ये ऑर्डिनेंस रुकावट नहीं है। हाँ, वो जब रिटायर्ड जजेस को लगाएंगे वो ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे, और ये भी शायद अब सलमान अकरम राजा साहब या समीर खोसा साहब या कोई भी वकील जो है इलेक्शन कमीशन की उस सेक्शन को, जो इलेक्शन एक्ट में उसके पास इख्तियार है कि वो किसी भी स्टेज पर इलेक्शन पिटीशन को ट्रांसफ़र कर सकता है, इसको भी शायद वो चैलेंज कर दें। और इसकी वजह ये भी है कि अब इनका प्लान ये है कि ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब जो इलेक्शन पिटीशन सुन रहे हैं, NA 46, 47, 48, जहाँ से जीते थे आमिर मुग़ल साहब, अली बुखारी साहब, और तीसरे शुएब शाहीन साहब, ये तीनों इलेक्शन पिटीशन जो लगी हुई हैं जहांगीरी साहब के पास, 100% नज़र आ रहा है कि विद इन 1 मंथ, तकरीबन 1 माह के अंदर अंदर, 1.5 माह के अंदर अंदर, बहुत ताख़ीर हुई तो जुलाई के अर्ली जुलाई में वो फैसला सुना देंगे। और फैसला ज़ाहिर है यही नज़र आ रहा है कि तीनों सीटें जो हैं वो चली जाएंगी, इनसे जो नून लीग है इनसे तीनों सीटें चली जाएंगी, और असम्बलियों में इनके दरवाजे बंद होना शुरू हो जाएंगे। और जब एक बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो चीज़ें करने जा रही है, जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब करने जा रहे हैं, वो पेस उन्होंने सेट कर दी, और लाहौर हाई कोर्ट के भी वो जजेस बतौर ट्रिब्यूनल काम करने लगे जो नाम जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब ने दिए हैं। तो फिर आप बहुत हैरान कुन जो है वो तब्दीलियाँ देखेंगे, मैंडेट चोरी जो है वापस आएगी। क्योंकि देखें ना, जो मलिक शहजाद साहब ने वकील जज लगाए हैं, आप देखें कि उन्होंने जो जजेस लगाए हैं ATC में, जिनको पंजाब हुकूमत नोटिफाई नहीं कर रही थी, फिर मरीम नवाज़ को, पहले वज़रा को तलब किया गया, फिर कहा गया कि मरीम नवाज़ आ जाएं। मरीम नवाज़ को जब तलब किया गया तो पंजाब हुकूमत ने नोटिफाई कर दिया उन जजेस को, ATC के जजेस को, और उनमें से मोस्टली वो जजेस हैं, वो अदालतें जहाँ पे 9 मई के केसेस हैं। अब आप देखें कि जो सरगोदा में जज लगे
मोहम्मद अब्बास, उनके पास बहुत अहम मामला था, क्योंकि मियाँ वाली के PTI के 150 से ज़्यादा कारकुनान हैं जो बेचारे 1 साल से जिनकी ज़मानतें नहीं हो रही थी। वो कोई परवेज़ साहब जो वकील हैं PTI के, उनकी उन्होंने कुछ और भी चीज़ें भेजी हुई थी परवेज़ साहब ने, तो उसमें जो है वो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त तक तकरीबन कोई 100 और 5 से 110 जो PTI के कारकुनान हैं, जो मलिक परवेज़ इकबाल साहब ने जो लिस्ट भेजी थी, और कुछ और भी उन्होंने चीज़ें भेजी हुई, चले इस पे मैं नेक्स्ट उसमें कर लूँगा। तो मलिक परवेज़ इकबाल साहब ने ये उन्होंने वीडियो भी ये की थी, वो भी मैं आपको सुना देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मलिक परवेज़ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत सरगोदा से। आज हमारे 9 मई के जो केसेस थे मियाँ वाली के, उसमें एक केस था जो मियाँ वाली जो है जुडिशल कम्प्लेक्स हमला केस, उसमें कोई 7 लोगों की ज़मानत नामजद की मैंने लगाई थी, इंक्लूडिंग डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट अमीर खान समासी, वो मंजूर हो गई हैं। उसके अलावा 102 लोग थे हमारे 179 और 180 में थाना कमर मुशानी में, जो जिनमें को 52 बेलें पिछले 2 माह से मेरी चल रही थी, वो तमाम मंजूर हो गई हैं। और उसके अलावा आलिया हमज़ा और सनम जावेद की भी बेल 180 में मंजूर हो गई है। ये तकरीबन कुल कोई 110 के करीब लोग बनते हैं जिनकी बेलें आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से मंजूर हो गई हैं। अब 179-80 में कोई और वर्कर बाकी नहीं है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये कुछ और भी हैं लेकिन वो इस FIR में नहीं है। ये आपने मलिक परवेज़ इकबाल साहब को सुना कि ये जज साहब ने जैसे ही आके चार्ज संभाला मोहम्मद अब्बास साहब ने, तो चार्ज संभालते ही उन्होंने 1 साल से जिन लोगों की ज़मानतें नहीं हो रही थी वो ज़मानतें ले ली। तो इसी से आप अंदाज़ा लगाएं कि जो नाम सेलेक्ट कर रहे हैं मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, वो कितने इंडिपेंडेंट जजेस हैं कि वो जहाँ पे बेलें बनती हैं वहाँ पे वो बेलें दे रहे हैं, और उन्होंने बेलें दी हैं जो 1 साल से बेलें नहीं हो रही थी। तो ये एक इम्पैक्ट आता है जब आप अच्छे जजेस को लगाते हैं, और यही काम कर रहे हैं मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब जो चीफ जस्टिस हैं। इसीलिए उनको आप सुप्रीम कोर्ट में लाने की पूरी कोशिश की जा रही है कि काजी फाइज ईसा साहब जो है वो मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब को सुप्रीम कोर्ट में ले आए। वैसे उनका आ जाना अच्छा है, ज़ाहिर है ये चीज़ें नीचे इफेक्ट तो होंगी लाहौर हाई कोर्ट में उनके आने से इधर सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वैसे उनकी क्योंकि आगे मुद्दत जो है वो मार्च तक है, तो ज़्यादा टाइम उनके पास नहीं है, तो फिर वो वहीं पे ही रिटायर हो जाएंगे। लेकिन ये भी हो सकता है कि आगे भी कुछ जजेस ने रिटायर होना है, उस वक्त आ जाए, लेकिन वो फिर ये भी हो सकता है कि तब तक शायद वो ना आ सकें, तो उनका सुप्रीम कोर्ट आना भी बहुत बेहतर है। इस तरह के आज़ाद जजेस जो इस वक्त कानून, आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं, उनका सुप्रीम कोर्ट में आना बहुत खुशाइंद है। तो ये हो गया जनाब लाहौर का मामला जो मैंने आपके सामने रखा, कि इसी तरह के फ़ैसले आएंगे जिस तरह के इनके लगाए गए जजेस के हैं ATC में, इसी तरह के ट्रिब्यूनल से फ़ैसले आएंगे जो नाम दिए हैं जस्टिस मलिक शहजाद अहमद ख़ान साहब ने ट्रिब्यूनल के लिए। इस्लामाबाद में क्या हुआ है? इस्लामाबाद में ये हुआ है कि जो तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, उन्होंने एक तो इसको बहुत फास्ट पेस पे चला रहे हैं। उन्होंने देखे ना कहा कि जो रिकॉर्ड इलेक्शन कमीशन देगा, साथ बयान हल्फी देगा, बयान हल्फी जब वो देंगे तो फिर इस रिकॉर्ड का फोरेंसिक कराया जाएगा, पाकिस्तान से बाहर से कराया जाएगा। अगर इसमें जालसाजी जो है वो साबित हुई तो जो रिकॉर्ड देने वाले हैं, बयान हल्फी देने वाले हैं, उनको जेल भेजा जाएगा। और उन्होंने ये सारी चीज़ें की। अब हुआ ये कि जो लास्ट हेयरिंग थी उसका जो रिटन ऑर्डर आया है उसमें भी काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने लिख दी हैं, और उन्होंने फ़रार के तमाम फ़रार के रास्ते जो है वो बंद कर रहे हैं। उसमें उन्होंने तहरीरी ऑर्डर में क्या कुछ किया है वो मैं आपको बता दूं, और इससे भी पहले उनके ऑर्डर से पहले भी ये आपको बता दूं कि जो 4 उम्मीदवार हैं, ख़ास तौर पे वहाँ से जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब थे, उनके वकील हैं फैसल चौधरी साहब, और फैसल चौधरी साहब की पिटीशन सबसे अच्छी है। हालांकि देखें कि वो एक तरह से हारे हैं और वो मान रहे हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब के अली बुखारी साहब जो हैं वो जीते हैं, लेकिन सबसे अच्छी जो अगर आप पिटीशन पढ़ें, इलेक्शन पिटीशन, वो फैसल चौधरी साहब ने, जो फवाद चौधरी साहब के भाई हैं, फैसल फरीद एडवोकेट, उनकी लिखी हुई है, बड़ी अच्छी उन्होंने लिखी हुई है। तो ये एक तो ये हुआ है कि जो अली बुखारी साहब हैं और जो मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, जो वहाँ पे 2 और उम्मीदवार हैं, 4 उम्मीदवारों के फॉर्म 45 जो है वो मैच कर गए हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि 4 उम्मीदवारों के फॉर्म 45 मैच कर गए हैं, कि उनके पास जो फॉर्म 45 हैं उसके मुताबिक अली बुखारी जीते हुए हैं, और उसके मुताबिक राजा खुर्रम नवाज़ जो है उसके जो नून लीग में अब तो हैं, वैसे वो मेरे ख्याल IPP से लड़ रहे थे, तो ये आज़ाद लड़ रहे थे, जो भी उनका मामला था, वो हारे हुए हैं। 4 उम्मीदवारों के फॉर्म 45 मैच कर जाना ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, और ये बड़े ही आला ज़फ़ी का मुजाहरा है मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की जानिब से कि इस तरह से वो फ्रंट पे आए हैं, और उन्होंने आगे कहा है और वो हलफ देने के लिए तैयार हैं कि जनाब इस हल्के से अली बुखारी जीते हैं, ना कि राजा खुर्रम नवाज़। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि फॉर्म 45 भी मैच कर गए हैं, बयान हल्फी भी वो देना चाहते हैं, वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है। और मैं आपको आगे चल के अभी एक क्लिप सुनाऊंगा
کہ محسن بیگ صاحب کیا کہہ رہے ہیں. محسن بیگ صاحب جو بات کہہ رہے ہیں, چلیں ہم پہ تو کہا جاتا ہے نا کہ ہم تو شاید کہ ہم تو پرو پی ٹی آئی بات کرتے ہیں, تو ہم اہم ہی مار رہے ہیں کہ سیٹیں نون لیگ سے جا رہی ہیں. ان کا بھی میں بھی آپ کو سنوں گا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں. پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اور کیا کیا ہے. طارق محمود جہانگیری صاحب نے NA48 میں مسلسل عدم پیشی پر ریٹرننگ افسر پر 15,000 روپے جو ہے وہ جرمانہ عائد کیا ہے. اب آپ دیکھیں جو آروز ہیں وہ عدالت کو فیس نہیں کر پا رہے, وہ عدالت میں آ نہیں رہے, کس منہ سے آئیں بھائی؟ وہ ظاہر ہے یہ جب آئیں گے سامنے ان کی ویڈیوز بنیں گی, ان کی تصویریں آئیں گی کہ یہ ہے وہ آرو جس نے الیکشن کروایا تھا. اس کے بعد انہوں نے جو آخری موقع دیا ہے NA48 کے ریٹرننگ افسر کو کہ وہ فارم 45, 46 اور 47 جمع کرائے, آخری موقع دیا ہے. اور یہ بھی آرڈر میں ہے کہ ریٹرننگ افسر بیان حلفی کے ساتھ ریکارڈ اگلی سماعت سے قبل جمع کریں. اور NA48 سے کامیاب امیدوار راجہ خرم نواز کو بیان حلفی کے ہمراہ اوریجنل فارم 45, 46 اور 47 جمع کرانے کا آخری موقع دیا گیا. اب آپ اندازہ لگائیں کہ راجہ خرم نواز جو جیتے ہیں ان کے پاس فارم یہ ہے ہی نہیں, فارم 45. وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس ہے ہی نہیں, ہم آئیں بائیں شائیں بہانے جھوٹ غلط بیانیاں, ان کے پاس ہیں ہی نہیں فارم 45. کہاں سے ہے؟ کیونکہ ان کے تو فارم 45 وہی ہیں جو تیار کیے الیکشن کمیشن نے. اب وہ الیکشن کمیشن نے اپنی کاپی تو سیٹ کر لی ہے, اب ان کی کاپیز کیسے جو ہے وہ ان کو کیسے سیٹ کر کے دیں, تو وہ اب شاید وہاں پہ دوبارہ کوئی چیز ہو رہی ہے. اس کے بعد یہ ہے کہ جناب الیکشن کمیشن نے NA48 سے اوریجنل فارم 45, 46 اور 47 جمع کرائے ہیں. اور لیکن الیکشن کمیشن کی جانب سے تحریری بیان, جواب اور پیرا وائز کومنٹس جو ہیں وہ جمع نہیں کروائے گئے. اور الیکشن کمیشن کے وکیل نے موقف اپنایا کہ درخواست کا مکمل ریکارڈ فراہم نہیں کیا گیا. ٹریبیونل نے الیکشن کمیشن کو کیس سے متعلق مکمل ریکارڈ فراہم کرنے کی ہدایت کی ہے. ٹریبیونل کی الیکشن کمیشن کو بیان حلفی کے ساتھ تحریری بیان اور جواب جمع کرانے کی ہدایت. ٹریبیونل کی دیگر تمام فریقین کو بھی بیان حلفی کے ہمراہ تحریری جواب اور اوریجنل فارم 45, 46 اور 47 جمع کرانے کی ہدایت. الیکشن کمیشن کی جانب سے سر بمہر اوریجنل فارم 45, 46 اور 47 جمع کرائے گئے ہیں. اور یہ مکمل ریکارڈ رجسٹرار اسلام آباد کورٹ کی جانب سے نامزد افسر کی کسٹڈی میں رہے گا. اور رجسٹرار اسلام آباد کورٹ کی اجازت سے فریقین الیکشن کمیشن کے ریکارڈ کی تصدیق شدہ کاپی حاصل کر سکتے ہیں. اور پھر وہ جو 20 مئی کے آرڈر پر نظر ثانی کی درخواست ہے اس پر جو ہے وہ درخواست گزار کو نوٹس ہوا ہے, اور اب اس کی سماعت ہونے جا رہی ہے 6 جون کو. لیکن میں نے جس طرح سے آپ کو عرض کیا کہ بڑی ویکلی چلا رہے ہیں, تیزی سے چلا رہے ہیں طارق محمود جہانگیری صاحب, اور یہ بہت امپورٹنٹ 3-4 چیزیں ہیں. ایک, جرمانے ہونا جو پیش نہیں ہو رہے, ریکارڈ جمع کرانے کا آخری موقع دینا, اور نون لیگ والوں کو کہا ہے کہ جناب آپ کا ہم نوٹیفیکیشن سسپینڈ کر دیں گے, آپ کی رکنیت معطل کر دیں گے اگر آپ نے اس طرح کے کام کیے. ایک تو ایکس پارٹی ہو جائے گا, آپ کی غیر موجودگی میں فیصلہ ہو جائے گا, دوسرا آپ کی رکنیت معطل ہو سکتی ہے. اور یہ بار بار کہہ رہے ہیں طارق محمود جہانگیری صاحب کہ جو جھوٹا ثابت ہوگا اس کو جیل بھیجا جائے گا. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے, ہر حوالے سے اس میں ڈیولپمنٹس ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ یہی ہے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا بیان حلفی دینا اور کو کیا اعلان کرنا, حلف دینے کے لیے کا اعلان کرنا کہ میں حلف دینے کو تیار ہوں, اور ان کے وکیل کا اس طرح سے مطلب اتنے اچھے طریقے سے دلائل دینا, اور پھر ان کے فارم 45 اور علی بخاری صاحب کے فارم 45 میچ کر جانا, 2 اور امیدواروں کے میچ کر جانا, یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹس ہیں. مجھے کنفرم نظر آ رہا ہے, میں آپ کو کہا کہ میں بھی آپ کو سناتا ہوں محسن بیگ صاحب کا. محسن بیگ صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نون لیگ کے ایک کارکن ہیں چودھری پرویز سندھیلا صاحب, ان کو انہوں نے انٹرویو دیا ہے. اور ایسے سندھیلا صاحب کا میں ایک بات کی تعریف کرنی چاہیے. ٹھیک ہے, وہ نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں, وہ ان کا اپنا ایک نظریہ ہے, موقف ہے, لیکن نون لیگ کی جانب سے جب کوئی بھی گراؤنڈ کے اوپر نہیں تھا تو یہ پرویز سندھیلا صاحب جو ہیں یہ ہر جگہ پر گئے, انہوں نے جا کے کوریج کی, انہوں نے بہت محنت کی گراؤنڈ کے اوپر. الیکشن پوری کمپین نون لیگ میں سب سے زیادہ یہ گئے ہیں, اور نون لیگ نے ایسے ورکرز کو اگنور کر کے اور پرچیاں جو ہیں ان کو مختلف عہدوں پہ لگا دیا, مختلف جگہوں پہ بٹھا دیا ہے. اور وہ جو بیرون ملک سے آ کے اور شدید موسم میں ٹریول کر کے اور ہر جگہ جا کے اپنے خرچے پہ جا کے انہوں نے اتنی کوریج کی, ان کو نون لیگ نے کہیں پہ اکوموڈیٹ نہیں کیا. حالانکہ وفاق کی حکومت ہے, پنجاب کی حکومت ہے, اور 20 لوگ اپنے انہوں نے اکوموڈیٹ کیے, لیکن ان کو نہیں اکوموڈیٹ کیا. یہ ایک نون لیگ کے اندر بہت مسئلہ ہے. بہت سی پولیٹیکل پارٹیز میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو محنت کرنے والے, روڈ پہ کام کرنے والے کارکنان ہوتے ہیں ان کو اگنور کرتے ہیں. ان کو جو انٹرویو دیا محسن بیگ صاحب نے, ذرا سنیے اس میں کیا بات ہوئی ہے. سوال ہے, ٹائم کافی ہو گیا. اسلام آباد کے الیکشن ٹربیونل نے اسلام آباد کے 3 حلقوں پر سماعت چل رہی ہے, کیا ہونے والا ہے؟ کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے اسلام آباد کی نشستوں پر؟ بالکل ہو سکتا ہے. اچھا جی, بالکل ہو سکتا یہ بڑی خبر دے رہے ہیں کہ کوئی اپسیٹ ہو سکتا ہے اسلام آباد کی نشستوں میں سے کسی نشست پر. نہیں, یہ تینوں چلی جائیں گی. اچھا, تینوں چلی جائیں گی, تینوں پر کچھ نہ کچھ اپسیٹ ہو جائے گا.
तो सर ये तीनों चले जाएंगे तो फिर तो जो मौकफ है उनका पीटीआई का वो तो और तगड़ा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। उनका मौकफ आज भी तकड़ा है जी। वो मीडिया में इस वक्त सबसे ज्यादा जो टाइमिंग और स्पेस है वो पीटीआई ले रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग उनका पॉलिटिकली मुकाबला नहीं कर पा रहे, इनके पास नैरेटिव नहीं है, इनके पास टाइम नहीं है कि उनका मुकाबला पॉलिटिकली कर सकें। सारा काम एजेंसीज या फौज पे छोड़ दिया है। उनको पब्लिक में इतना मलाइन कर रहे हैं कि फौज को या एजेंसीज को, उसका भी डिफेंस वो खुद तो नहीं कर सकते। उसके लिए भी एक पॉलिटिकल नैरेटिव चाहिए था जो बेनिफिशरी हैं इस वक्त सरकार में, लेकिन कुछ नहीं है। वो चाहते हैं कि वो ही सब कुछ करें और हम आराम से वजारतें और हुकूमतें एंजॉय करें। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि आने वाले दिनों में इनका नुकसान होगा, गवर्नमेंट का भी और पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं खासकर नून लीग, उसका भी नुकसान होगा, क्योंकि नैरेटिव बनाना पीटीआई के खिलाफ ये इनका काम है और इनको चाहिए कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेंथ करें। अगर ये नहीं कर सकेंगे तो ये आने वाले दिनों में इनके लिए खासी मुश्किलात हों। बिल्कुल ठीक है। अभी आपने जिक्र तो वैसे कर दिया था, आखिर में मैं जरा फिर भी पूछ लेता हूँ। देखें, वो अब मोहसिन बेग साहब कह रहे हैं इनका नुकसान होगा, तीनों सीटें इनसे जा रही हैं, तो ये जनाब सूरत हाल है। तीन ये आगाज़ होगा, ये 3 विकटें गिरेंगी हर सूरत में, क्योंकि तीनों में जो है वो ओरिजिनल फॉर्म 45 तहरीक इंसाफ के जीते हुए उम्मीदवारों के पास हैं, चाहे वो आमिर मुग़ल साहब हों, अली बुखारी साहब हों या शोएब शाहीन साहब हों। तो नून लीग खैर मनाए, आने वाले दिन नून लीग के लिए बड़े टफ होंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।